अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंस क्या है या किस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस हमारी इंडस्ट्री के अंदर या मुख्तलिफ जगहों पे किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इस्तेमाल करें। Science dominates the 20th century and microbiology is one of the newer sciences। ठीक है, अब हम चूंकि 20वीं सदी के अंदर रह रहे हैं, बहुत सारी नई नई चीजें हैं जो कि डिस्कवर हो रही हैं जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में। तो वो सारी चीजें किसके थ्रू बनी है? साइंस के नॉलेज के थ्रू। अब चूंकि जो माइक्रोबायोलॉजी है एक नई नई साइंस है और इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। तो क्या करें, माइक्रोबायोलॉजी इज डायनेमिक, एक्सप्लोडिंग एंड रेवोल्यूशनरी। ठीक है, कि डायनेमिक है कि कंटिन्यूअसली इसके अंदर कोई ना कोई नई नई चीजें जो है वो सामने आ रही हैं और इसकी जो मिकदार है नॉलेज की वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। और इससे जो चीजें हैं वो क्या हो रही हैं, स्ट्रीमलाइन हो रही हैं और नई नई चीजें जो है वो बनाई जा सकती हैं। अब देखो, जैसे पिछले जमाने में या पहले जो है उनको बेकरी की प्रोडक्ट बनाने का, केक्स वगैरह बनाने का इतना आइडिया नहीं था। जब हमें यीस्ट का पता चला, यीस्ट अब क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये जब इन चीजों का हमें पता चला कि हम इनको इस्तेमाल करके तो केक्स वगैरह बना सकते हैं। तो क्या हुआ कि इस इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो खाने पीने की चीजें ले लें, वो मेडिसिन की इंडस्ट्री ले लें, किसी भी चीज के अंदर क्या हुआ, बहुत ज्यादा तरक्की जो है होना शुरू होगी। जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है उनके अंदर बहुत ज्यादा तरक्की होगी, किसकी डिस्कवरी से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये क्या है, रेवोल्यूशनरी है कि इसकी वजह से रेवोल्यूशन आ रहा है, नई नई चीजें जो है वो बन रही है। The microbiologist has discovered vaccines for the prevention of disease such as smallpox, polio, and drugs such as penicillin for the treatment of disease। पेनिसिलिन अब क्या है, एक एंटीबायोटिक है। और ये क्या है, जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद पोलियो की वैक्सीन आ गया, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आ गया है, इसका आपको आइडिया होगा। अब वैक्सीन बेसिकली क्या होता है कि आपके पास ये जैसे ये जो एक वैक्सीन है, ये किसकी वैक्सीन है? ये पोलियो की वैक्सीन है। ये ओरल वैक्सीन है, इसको ऊपर से ढकना रिमूव करते हैं और दो दो ड्रॉप्स जो हैं हर एक बच्चे के मुंह में डाल देते हैं। तो ये जो वैक्सीन जो बनी है, वैक्सीन के अंदर अब क्या मौजूद होता है? एक वायरस को हमने किल करके, मार के उसकी क्या बनाते हैं? वैक्सीन। तो वो वायरस जिसको हमने मार के वैक्सीन बनाई है वो भी क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब तक हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नहीं पता होगा, उसके बारे में कोई इल्म नहीं होगा, इसको किस तरह से मारा जा सकता है, किस तरह से इससे मेडिसिन यानी वैक्सीन बन सकती है, तब तक हम इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। तो इसलिए जो माइक्रोबायोलॉजी का जो इल्म है, जो इसका नॉलेज है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैक्सीन बनाने में। The discovery of some of the vitamins and other basic food material has resulted from study of microorganism। क्या कह रहा है कि हमारे जो vitamins हमने बना रही हैं, अब आपको पता है, आप अगर किसी स्टोर वगैरह पे काम कर रहे हो तो वहाँ पता होगा vitamins की कितनी ज्यादा सेल आजकल हो रही है। तो ये जो vitamins वगैरह बन रहे हैं, ये किसकी नॉलेज से बन रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और जो दूसरे जो फूड के मटेरियल, जैसे आपकी बेकरी की प्रोडक्ट है, योगर्ट है, तो ये सारी दही वगैरह, तो ये सारी चीजें इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है? माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज इस्तेमाल हो रहा है। अभी जो विटामिन जो है वो मार्केट में एक बहुत अच्छा विटामिन जो है, इसके अंदर वाइट्रम इसका नाम है। वाइट्रम के अंदर बेटा हर किस्म के जितने भी विटामिन है, चाहे वो B1 है, B2 है, B6 है, अभी सारे विटामिन में क्या बोल रही हूँ, या बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर क्या है कि डिफरेंट किस्म के विटामिन जो है वो मौजूद हैं, चाहे वो विटामिन सी है, चाहे वो विटामिन डी है। तो इसके अंदर सारे विटामिन जो है वो मौजूद हैं। और विटामिन बेसिकली क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाके, हमारे जिस्म के अंदर जाके बहुत सारे जो काम हैं उनको सर अंजाम देते हैं। नेक्स्ट है द नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द सेल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्टेन सेल पार्ट्स इन द हेरिडिटी इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने क्या किया, किसका इस्तेमाल किया था? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था। तो माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से उसने क्या किया
कि सेल को जब ऑब्जर्व किया तो पता चला कि इस सेल के अंदर या किसी भी जानदार के सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं और किस तरह सेल के अंदर अब क्या मौजूद होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है और जितनी भी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर किस में इस्तेमाल होती है। लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है कि एक पूरा सेल है, तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो जितनी भी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किस में मौजूद होती है, वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है और क्या होता है, प्रोटीन्स भी होती हैं। और इसमें क्या होता है, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जीन्स की, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं वो किसके अंदर मौजूद होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या कह रहा है कि चूंकि जब हमें पूरे सेल का पता चला, हमें पता चला कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि हमारा कलर कैसा होगा, हमारी इंटेलिजेंस कैसी होगी, तो ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर स्टोर होती है, न्यूक्लियस के अंदर। जो डीएनए होता है उसके अंदर स्टोर हुई होती है। तो ये बता रहा है कि जब हमें माइक्रोबायोलॉजी का पता चला तो हमें ये भी पता चला कि किस तरह से हम हेरिडिटी के यानी जो विरासत का जो इल्म है उसको भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द बायोलॉजिस्ट मे यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एंड ऑक्सीजन फॉर द स्पेस ट्रेवलर्स। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया, एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी इस्तेमाल कर लिया, फूड के लिए भी इस्तेमाल कर लिया। अब ओवरऑल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी डेली लाइफ में क्या क्या काम कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी ना डिटेल जो है वो देख लेते हैं। ये देखिए, Organisms are, and how many types of them are there? Let's learn everything about them! There are organisms that consist of one single cell, called unicellular organisms. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पिछले वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा, डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, वायरसेस भी हैं इसमें, बैक्टीरिया भी हैं इसमें, फंगस भी है। तो ये सारे क्या है, मतलब किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। These organisms are very small. That's why we call them microorganisms. You may also know them by other names like germs or microbes. To observe microorganisms, we need specific instruments like microscopes. Some types of microorganisms are bacteria, viruses, and fungi. Bacteria. They are prokaryotic cells. They have no nucleus. Some bacteria are useful in food fermentation. क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया को हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, फूड फर्मेंटेशन के अंदर। हम बात कर रहे थे किसकी, कि किस तरह से बैक्टीरिया जो है उसको हम मिल्क प्रोडक्ट के अंदर भी जो है यानी योगर्ट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको जो है वो चीज वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Like making yogurt or cheese. By contrast, other bacteria are harmful and may cause infections. क्या कह रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिससे क्या हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे हमें फायदा ही पहुंचे, बल्कि उसके कुछ ना कुछ नुकसानात भी होते We हैं। treat bacteria with antibiotics. तो जो बैक्टीरिया है उसको हमने इस्तेमाल करके एंटीबायोटिक्स भी बनाई है, और एंटीबायोटिक क्या होते हैं, हम इन्हीं बैक्टीरिया के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं। They spread in different ways. Viruses. They are not living beings. To carry out the vital functions, they need a host. That is, vaccination is important. बेटा जो वायरसेस है ना उससे हमने क्या बनाई है, उससे हमने वैक्सीन्स बना दी है। वायरसेस क्या, वैक्सीन क्या होती है, डेड वायरस होता है या फिर उसको अटेनुएट कर दिया होता है, यानी जिसके वजह से वो ग्रो नहीं करता, अपने जैसे नई जानदार नहीं बनाता, उसका जितना भी रेप्लिकेशन का सिस्टम है, यानी अपने जैसे नए जानदार बनाने का सिस्टम है, उसको हम क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, और उससे हम क्या बना लेते हैं, वैक्सीन। There isn't a vaccine for every virus.
ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जितने भी वायरसेस हैं उन सब की वैक्सीन बनाई जा सके, बल्कि कुछ वायरसेस की ऐसे हैं जिनकी वैक्सीन बन गई हैं, कुछ की नहीं। Fungi. Some fungi are microorganisms bigger than bacteria or viruses. They can be found in the air, plants, or in the water. Some, like yeasts, are used to make foods. तो हम बात कर रहे थे यीस्ट की, जो कि बेकिंग में इस्तेमाल होता है, कि इसमें केक बनाने में वो क्या होता है, उससे वो फूल जाता है, या डबल रोटी बनाने में भी जो ये ब्रेड वगैरह है वो किससे बनती है, यीस्ट के इस्तेमाल से बनती है। तो ये भी क्या फूड इंडस्ट्री में यानी खुराक में इस्तेमाल हो रहा है। I'm sure you've seen mold on fruit or bread. This is a type of fungi. तो क्या कह रहे हैं, जब रस्टिंग होती है, कोई भी फ्रूट वगैरह खराब होता है तो उसके ऊपर क्या जमा हो जाती है, फंगस जो है वो जमा हो जाती है। तो ये सारे थे कि किस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए यूजफुल भी है, यानी बेनिफिट भी पहुंचाते हैं, हमें फायदा भी देते हैं और नुकसानदा भी होते हैं। The physician needs knowledge of the microbiology to fight the disease. जैसे वैक्सीन हैं या एंटीबायोटिक्स हैं वो भी बनाई गई हैं, वो तो किसका नॉलेज हमें होना चाहिए, वायरसेस या बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तभी हम ये दवाइयां बना सकते हैं। Industrial scientists often utilize microbiology in the manufacturing of useful chemical product. बहुत सारी ऐसी chemical products जो है वो बनाई जा चुकी हैं जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है। जैसे फूड इंडस्ट्री के अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है, यीस्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इसको इस्तेमाल करेंगे और क्या बनाएंगे, अपनी जो भी केमिकल प्रोडक्ट हमें बनानी है। The geologist frequently uses information about the microorganisms in his search for oil. क्या कह रहा है कि जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में के बारे में, और हमें पता चलता है कि कौन सी जगह पे जो है ऑयल के रिजर्व्स हो सकते हैं, यानी ये जो हमारे ये कोल है, ठीक है, पेट्रोल वगैरह के सारे जो जहायर हैं, ये सब कुछ हमने क्या करना होता है कि इसकी इंडिकेशन हमें किससे मिलती है कि कौन सी जगह पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। Thus microbiology is important from the core of the earth to the far reaches of the outer space. तो ठीक है, कोर में क्या है कि जमीन के अंदर जो भी चीजें हैं उससे लेके बाहर तक फिजा के अंदर भी हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मौजूद हैं। जब ये चीजें चूंकि हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं तो हमें इसके बारे में पूरा नॉलेज भी होना चाहिए। नेक्स्ट है जी बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय द लेवन वैन हॉक इन 1673। he named them little animal। ठीक है, तो लेवन हॉक ने बेसिकली क्या किया था, इसका नाम दिया था लिटिल एनिमल यानी छोटे जानवर। इन 1773 डैनिश साइंटिस्ट फ्रेडरिक मुलर नेम्ड देम बैसिलाई। बेटा ये जो द नेम्ड है, इधर ई जो है उसको काट देना है। नेम्ड देम बैसिलाई। इन 1850s फ्रेंच बायोलॉजिस्ट कैसिमर बावेन नेम्ड देम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिनने अपने एक लफ्ज उनको दिया था। पहले लेवेनहुक ने क्या दिया था, लिटिल एनिमल। फिर डैनिश साइंटिस्ट फ्रेडरिक मुलर था, उसने क्या नाम दिया था, बैसिलाई का। और 1850s में जो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट है उसने क्या नाम दिया था, बैक्टीरिया का। तो जैसे जैसे रिसर्च होती गई, जैसे जैसे काम होता गया बैक्टीरिया के ऊपर, वैसे वैसे इसका जो नाम था वो भी चेंज होता गया। लेकिन जो अब हमारे पास जो टर्म आ रही है वो क्या है, बैक्टीरिया ही। तो बैक्टीरिया बेसिकली होते क्या है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं वीडियो के थ्रू। Bacteria are single-celled spherical, spiral or rod-shaped organisms. क्या कह रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। इसके डिफरेंट किस्म के एग्जाम होते हैं। ये गोल भी हो सकते हैं यानी कोकाए, लंबे लंबे भी हो सकते हैं यानी बैसिलाई, और स्पाइरल शेप यानी एक स्प्रिंग की तरह। They are a few micrometers long. You'd be surprised to know that there are more bacteria in your mouth than the number of people in this world. Bacteria can बैक्टीरिया आप कहाँ कहाँ पे गए, आपके दांतों के अंदर भी मौजूद होता है। इसीलिए जो ब्रश है या मिसवाक है इसका कहा जाता है, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर क्या है, बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ज़ाहिर है उनकी सफाई जो है वो जरूरी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट एटसेट्रा इस्तेमाल। be found everywhere. They are in the air, the soil, ये मिट्टी के अंदर भी मौजूद होते हैं और फिर ये हवा के अंदर भी, हर जगह पे मौजूद है। and water.
in plants and animals, including you and me. हमारे अंदर भी क्या है कि कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं जो वो मौजूद है। हमारी स्किन के ऊपर भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। तो कहते हैं कि मुंह के ऊपर ऐसे प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करें जिसके जो सारे के सारे क्या करें कि जो आपके लिए जो बेनिफिशियल यानी फायदेमंद बैक्टीरिया उसको भी किल कर देगा। तो हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इम्पोर्टेंट है काम करने के लिए बॉडी का नॉर्मली। और जानवरों के अंदर भी और पौधों के अंदर भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। Viruses are single तो ये था कि बैक्टीरिया बेसिकली कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं और उनका स्ट्रक्चरिंग थोड़ी उसने बता दिया। द माइक्रोस्कोपिक यानी किससे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से यूनिसेलुलर यानी एक सेल पर मुश्तमिल होंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक यानी जिसके अंदर कोई वाजिया न्यूक्लियस नहीं होता या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। हमने बात की थी कि कोई भी जैसे एक सेल है तो उसके अंदर क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। लेकिन बैक्टीरिया का क्या सीन है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि जो भी इसका जो मटेरियल है वो क्या होता है, ऐसे बिखरा होता है, यानी इसके ऊपर कोई इस तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या है, कोई भी वाजिया न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि बस क्या होता है वो बिखरा हुआ कुछ क्रोमेटिन पोर्शन है, यानी उसका विरासती मादा है। लेकिन क्या है कि कोई वाजिया इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, ना ही कोई और ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद हो। The bacteria are the descendants of the earliest form of the life and are unicellular prokaryotes are simple association of similar cells। क्या कह रहा है कि earliest form है, यानी जो साइंस हमें क्या कहती है कि हम सब लोग भी किससे बने हैं, बैक्टीरिया से, यानी ये प्रिमिटिव फॉर्म है। तो सबसे पहले, लेकिन चूंकि हम जो है वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव करते हैं कि हम आए इस तरह से दुनिया में, तो हमारा उनसे पॉइंट वेरी कर सकता है। लेकिन आपकी साइंस जो है वो क्या कहती है कि जो सबसे पहले जो जानदार इस जहान के अंदर मौजूद था वो क्या था, बैक्टीरिया था। यूनिसेलुलर यानी एक सेल पर मुश्तमिल था, प्रोकैरियोट था, कोई वाजिया इसमें न्यूक्लियस नहीं था। अ सिंपल एसोसिएशन ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी जिसमें क्या होता कि जो सेल्स थे वो आपस में मिले हुए थे। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये पूरा क्या हुआ है कि इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल जो है, ये न्यूक्लियाइड जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है और इसके अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन हो। ये इसकी कैप्सूल है, ये इसकी सेल वॉल है, फिर ये इसकी ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है अंदर वाली, उसके बाद है राइबोसोम्स हैं, और फिर न्यूक्लियाइड है यानी दरमियान वाला विरासती मादा, फिर साइटोप्लाज्म यानी पूरा का पूरा मेम्ब्रेन यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से अंदर जितनी भी चीज है वो क्या है, ये वाली जो दरमियान वाली चीज है पूरे को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। बेसिकली हम साइटोप्लाज्म को नाम देते हैं, यानी न्यूक्लियस से लेके जो मेम्ब्रेन के दरमियान वाला पूरा इलाका ना, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो बैक्टीरिया के अंदर यानी इसको छोड़ के, इससे लेके यहाँ तक जितना भी पोर्शन है ये पूरे का पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज classification of bacteria on the basis of cellular morphology। the general appearance, कि हम देखें कि मॉर्फोलॉजी क्या है, यानी शेप की बेस पे किस तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं। द जनरल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल सेल एज सीन अंडर द ब्राइट फील्ड। ब्राइट फील्ड क्या है, माइक्रोस्कोप का नाम है, ठीक है। लाइट वाला जो माइक्रोस्कोप है, जब उसके नीचे हमने देखा तो हमें 3 किस्म की शेप नजर आई थी, एक फोकाई, एक बेसिलाई और एक स्पाइरला। ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नोन एज अ सेलुलर मॉर्फोलॉजी। अब क्या कह रहा है कि हमने जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो इनकी शेप्स देखी, इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर मॉर्फोलॉजी, यानी उनकी शेप। कोकस क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, गोल गोल होते हैं। बेसिलाई क्या होते, बेसिलस क्या होते हैं, रॉड शेप, यानी इनके रॉड्स बने होते हैं। और स्पाइरला क्या होते हैं, स्पाइरलम को क्या कहते हैं, स्पाइरल शेप कहते हैं, यानी स्प्रिंग की तरह के होते हैं, इनके फिलामेंट्स वगैरह बने होते हैं। नेक्स्ट है बेसिलाई। बेसिलाई को डिटेल में देख लेते हैं। सजेस्टेड बाय द मुलर, द रॉड इज नोन एज बेसिलस। ठीक है, जितने भी रॉड शेप बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, बेसिलस।
In various species of the rod-shaped bacteria, the cylindrical may be as long as 20 micrometer or as short as 0.5 micrometer. ठीक है, तो ये लंबे भी हो सकते हैं, यानी 20 माइक्रोमीटर तक भी हो सकते हैं, या छोटे भी हो सकते हैं, 0.5 माइक्रोमीटर तक भी हो सकते हैं. नेक्स्ट क्या है? कोकाई. A spherically shaped bacterium is known as coccus, a term derived from the Greek kokos meaning the berry. ठीक है, क्योंकि बेरी भी क्या होता है, बेरी जो होती है वो गोल गोल होती है, तो क्या कह रहा है, उससे इसका वर्ड निकला था कोकोस से, जिसका मतलब है बेरी, यानी ये स्फेरिकल शेप होते हैं, गोल होते हैं. Cocci tend to be quite small, being only 0.5 to 1 micrometer in diameter. तो ये क्या हो सकते हैं, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक होते हैं और छोटे होते हैं. तो इनकी ना वीडियो से एक एनिमेशन देख लेते हैं, एनिमेशन देखने के बाद इसको डिस्कस कर लेंगे. The classifications of bacteria. As you know, bacteria are prokaryotic unicellular microorganisms. In this lecture, we will talk about the classifications of bacteria. Bacteria are classified into three main classes on the basis of shape, on the basis of staining and oxygen demand. क्या कह रहा है कि 3 किस्म की क्लासिफिकेशन हम करते हैं, शेप की बेस पे, ग्राम स्टेनिंग की बेस पे, और फिर बात कर रहे हैं कि किसकी बेस पे, ऑक्सीजन की मौजूदगी की बेस पे. पहले ये शेप की बेस पे जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन है, जिसमें कोकाई है, बैसिला है, स्पाइरल है. दूसरी जो चीज है वो किसकी बेस पे है कि इसके ग्राम स्टेनिंग के, यानी या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो सकता है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो सकता है. उसके बाद तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो बेस कर रही है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पे, यानी अगर वो उनको ऑक्सीजन चाहिए होगी तो वो उसको क्या बोलेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया. अगर उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगी तो उसको क्या बोलेंगे, एनएरोबिक बैक्टीरिया. Demanding. On the basis of shape, bacteria are further divided into three classes: Cocci, Bacilli, and spiral bacteria. First of all, we talk about the Cocci. Cocci are oval or spherical in shape. The average diameter of Cocci about 0.5 to 2 micrometer. They have different shapes such as Monococcus, which is single cell bacteria. Diplococcus join two cells of bacteria. Streptococcus, which form pairs or change, and the last one is Staphylococcus, which form cluster. ठीक है, तो उसने इसकी डिफरेंट टाइप्स बता दिए कि काय को आपने किस तरह से फिर डिवाइड कर. Now bacilli. Bacilli are rod-shaped bacteria. It is long 1 to 4 micrometer in length. Bacillus is a gram-positive rod-shaped bacteria. Most of them are not pathogenic for humans, but some can cause disease in humans, like anthrax. Vibrio is a gram-negative bacteria possessing a curved rod-shaped. Several species can cause foodborne. क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ऐसा बैक्टीरिया जो कि बैसिलाई यानी रॉड शेप है लेकिन उसकी कर्व बनी हुई है, ठीक है, इस कर्व शेप जो होता है उसको कहते हैं हम विब्रियो. ठीक है, Infection. These kind of species found in the salt water. ये मोस्टली होता है कि इसके अंदर, वाटर के अंदर होता है. Now spiral bacteria. Spiral bacteria are twisted in shape. The average size of spiral bacteria range from 1 micrometer to over 100 micrometer in length. Spirochete is a spiral-shaped bacteria. Some of them are very serious pathogens for humans and causing disease such as syphilis. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ये डिजीज कॉजिंग यानी पैथोजेनिक हो सकते हैं. और जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, स्पाइलस की एक डिजीज भी होती है जो कौन काज करता है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया. क्या नाम पड़ा हमने डिजीज का, सिफाइलस. जी नेक्स्ट है, हम बात कर रहे थे कोकाई की. डिप्लोकोकाई क्या होते हैं, दोज कोकाई दैट रिमेन इन पेयर्स आफ्टर रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज डिप्लोकोकाई. ऐसे कोकाई जो के
क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, पेयर बना देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लोकोकाई। की एग्जांपल है नीस्टिया, गोनेरिया एंड मेनिंजाइटिस। दिस इज द बैक्टीरिया दैट causes the strep throat, यानी कि स्ट्रेप्टोबैक्टीरिया। कोकाई दैट रिमेन इन चेन्स कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाई। ये देखिए ये पूरी चेन्स इनकी बनी हुई है, तो ये इसकी एग्जांपल है। Streptococcus pyogenes involved in the strep throat, as mutants involved in the tooth decay, as lactase involved in producing the dairy products such as yogurt। तो ये डिफरेंट किस्म के जो बैक्टीरिया की टाइप्स हैं उसका काम भी लिखती है। जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस है, एस म्यूटेंस है, एस लैक्टिस है। तो ये सब की क्या है, डिफरेंट, जो जैसा डिफरेंट बैक्टीरिया होगा वैसे उसका डिफरेंट एक काम होगा। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस। The cocci, which divide randomly and form irregular grape-like cluster of cells, is called as staphylococci। क्या होगा कि इनकी जैसे ग्रेप्स का आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है, तो ग्रेप क्या होता है, अंगूर, अंगूर में क्या होता है, गुच्छा सा उनका बन जाएगा, इरेगुलर शेप है, उसकी कोई हाफ शेप नहीं होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। इसकी एग्जांपल है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेफाइलोकोकस। तो इसकी एग्जांपल का क्या नाम है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। Next is spirals. Spirals may take one of the following three forms. Spiral में vibrio है. These are curved rods that resemble the commas. So आपको मैंने उधर वीडियो में भी बताया कि क्या होते हैं, ये curved होते हैं, इनका नाम क्या है, vibrio। इसको क्या कहते हैं, इसकी एग्जांपल क्या है, vibrio colli। Spirala की अगर हम बात करें, these are helical shaped with a thick rigid cell wall and flagella that assist the movement। इसकी जो सेल वॉल होती है स्पाइरला की, ये क्या होती है, थिक होती है, यानी मोटी होती है, और इसका काम क्या होता है, इसके साथ एक फ्लैजिला लगा होता है, ठीक है। फ्लैजिला क्या चीज है, ये मैंने आपको पिक्चर में बताया, ये क्या है, स्पाइरला, ये है इसका फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला है इसका काम क्या है, इस बैक्टीरिया को आगे मूव कराना। तो बैक्टीरिया की जो मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्लैजिला के थ्रू, ठीक है। तो फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट के अंदर अपना किरदार अदा करता है। एग्जांपल इसकी क्या है, स्पाइरलम वॉल्यूटन, ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे।